3 दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी को आप हाँ बेटा बोलो, क्या हो गया? पापा आपसे एक बात करनी थी। पापा मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं भी हर्षद मेहता बनूंगा। तुझे कोई नॉलेज भी है इस मार्केट के बारे में, क्या होता है ये? और नहीं तो क्या, फुल नॉलेज है। ओहो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है तू तो। चल मुझे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बता, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंस क्या होते हैं? ओहो नाइस क्वेश्चन। अब मैं समझाता हूँ। इसमें टोटल 5 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। उसमें पहला पॉइंट आता है रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है प्रॉफिट। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से उनको डिविडेंड मिलता है अपना। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है। उनको कोई लेना देना नहीं, कंपनी लॉस में हो प्रॉफिट में हो, उनका अपना वो फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। दूसरा आता है प्रेफरेंस राइट। इसमें जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए जाते हैं और जो पैसा बच गया फिर उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। तीसरा होता है वाइंडिंग अप। तो अगर किसी कारणवश एक कंपनी बंद हो रही है तो वो अपने एसेट सेल करके सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपने डिविडेंड देगी, उसके बाद इक्विटी शेयर वालों को अपने डिविडेंड्स देगी। अरे वाह बेटा, इतनी समझ तो है तेरे को। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो फोर्थ आता है वोटिंग राइट्स। इसमें अगर हमें कोई कंपनी के डायरेक्टर को चूज़ करना होता है तो इसमें जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पूरा हक होता है वोट करने का। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कोई लेना देना नहीं, वो कोई वोट नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट आता है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। इसमें जो इक्विटी शेयर वाले होते हैं उनको मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के राइट्स होते हैं और वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में अपना पार्ट ले सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस वालों को इसमें से कोई भी राइट नहीं होता, वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में अपना पार्ट नहीं दे सकते। मैंने तो सोच लिया है, मैं तो लूँगा तो मैं प्रेफरेंस शेयर ही लूँगा। बस बेटा यही तो गलती करते हैं सब लोग। इसके कुछ फ्लॉज भी होते हैं, जैसे अगर तेरे को शेयर्स कंपनी को वापस सेल करने हो तो तू एक फिक्स पीरियड के बाद ही कर सकता है। लेकिन इक्विटी शेयर्स को तू कभी भी सेल कर सकता है, लेकिन तू वो कंपनी को सेल नहीं करेगा, तू वो शेयर मार्केट में सेल करेगा। क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उसकी ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसकी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में नहीं होती। वो हम सीधा कंपनी को रीसेल कर सकते हैं, लेकिन एक फिक्स पीरियड के बाद। तो ऐसे ही नहीं कि अभी तो उठा और तूने कंपनी को बोला कि मेरे शेयर्स ले लो और मुझे पैसे दे दो, नहीं। लेकिन अगर तेरे पास इक्विटी शेयर्स होंगे तो तू कभी भी वो शेयर्स बेच सकता है और कोई दूसरे बायर को, कंपनी को वापस नहीं बेच सकता। तो याद रखियो इस बात को, ठीक है। और हाँ याद रखियो, अगर तेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स होंगे ना तो तुझे एक फिक्स डिविडेंड नहीं मिलेगा कंपनी से जो तुम्हारा तय हुआ होगा। लेकिन अगर कोई साल कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई तो जो इक्विटी शेयर्स वाले उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, याद रखियो इस बात को। हाँ, और अगर कंपनी लॉस में चली गई फिर किसको फ़ायदा होगा? बेटे लॉस और प्रॉफिट तो हर जगह ही होते रहता है, यू कांट डू एनीथिंग इन दैट। वैसे ये भी बात आपने सही बोली। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन था मेरे पास, ये बेंचर्स क्या होते हैं? बेंचर्स? अरे इट्स डिबेंचर्स। सॉरी डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं वैसे? मुझे समझ नहीं आया अभी भी। ओके मैं ट्राई करता हूँ। सो जब हम लोन लेते हैं बैंक से हम कुछ गिरवी रखते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में जब एक कंपनी को लोन चाहिए होता है वो बैंक की बजाय वो लोगों के पास जाती है और लोगों को अपनी कंपनी के डिबेंचर्स बेचती है। तो लोग वो डिबेंचर्स खरीदते हैं एंड एक फिक्स टाइम के बाद कंपनी वो डिबेंचर्स वापस लेकर लोगों को उनकी जो पेमेंट होती है इंटरेस्ट के साथ वापस कर देती है। इसमें फ़ायदा ये है कि उनको बैंक के पास नहीं जाना पड़ता और इतना कुछ उनको अपनी कोई एसेट नहीं रखनी पड़ती कि अगर वो पैसे नहीं दे पाए तो उनकी वो एसेट बेच देंगे। थोड़ा इसमें थोड़ा सा रिस्क कम होता है, ठीक है। और इसका भी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो पब्लिक को वापस मिलेगा। और ये कंपनी इसलिए इशू करती है क्योंकि उनको थोड़े पैसे चाहिए होते हैं अपने कुछ मार्केटिंग या किसी भी चीज़ के लिए, एंड फिर वो थोड़े टाइम के बाद वापस पे कर देगी। तो नॉर्मल सी बात है। और तुझे पता है जो लोग खरीदते डिबेंचर्स उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। नो, दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। इनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कह ले हर 6 महीने बाद या हर एक साल के बाद। ओह अच्छा। और ये पब्लिक को इश्यूज़ कैसे होते हैं डिबेंचर्स? जब किसी कंपनी को डिबेंचर्स इशू करने होते हैं तो उसको पहले एक रेटिंग चाहिए होती है एक अच्छी खासी क्रेडिट कंपनी से। फॉर एग्जांपल CRISIL जो एक कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड्स, प्रॉफिटेबिलिटी, डेब्ट सर्विस कैपेसिटी ये सब बताती है। और हाँ ये याद रखियो, आजकल ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स काफ़ी पॉपुलर है। ये बेसिकली अपनी रियल वैल्यू से कम सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड है लेट्स से 10,000 रुपये का, तो एक कंपनी उसको 6,000 रुपये का बेच देगी तुम्हें और ये बोल देगी कि कह लो कि 2 साल के बाद आना और ये बॉन्ड हमें देना और हमसे तुम 10,000 रुपये ले जाना। तो जो 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो तुम्हारा। ओ ये तो मैंने यार नई चीज़ सीखी। अच्छा वैसे अगर आप बुरा ना मानो तो मैं डिबेंचर्स एज अ सोर्स ऑफ फंड्स के कुछ लिमिटेशंस बताऊँ आपको?
अगर तुम्हें पता है तो बता दो। पहला, क्योंकि इसमें फिक्स चार्ज होता है तो एक कंपनी के ऊपर एक बर्डन हो जाता है टू अर्न मोर, और इसमें रिस्क बढ़ जाता है जब अर्निंग छोटी सी ऊपर नीचे हो जाती है ना कंपनी की। दूसरा, रिडीमेबल डिबेंचर्स में कंपनी को जैसे तैसे करके पैसे वापस लौटाने पड़ते हैं, रीपेमेंट करनी पड़ती है, चाहे कंपनी को कितना भी नुकसान हो रहा हो, कितने भी लॉस में हो, चाहे कोई क्राइसिस हो रहा हो उनकी कंपनी में, लेकिन उनको रिडीमेबल डिबेंचर्स में पैसे वापस लौटानी पड़ते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद। तीसरा, हर एक कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी होती है, लेकिन जब वो अपने डिबेंचर्स को इशू कर देती है तो कंपनी की और बोरो करने की कैपेसिटी और कम हो जाती है। वेरी गुड बेटा, सही बोला। चलो अब मैं तुम्हें मेरिट्स ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिबेंचर्स बताता हूँ, ठीक है। डिबेंचर्स पे बेसिकली वो इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते हैं जिनको